लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। शहर पटना बिहार की राजधानी। यहाँ की गलियों में हवा से ज्यादा बातें उड़ती थी। एक वक्त था जब हर नुक्कड़, हर चाय की दुकान पर बस एक ही चर्चा थी, और वो थी एक बेहद खूबसूरत लड़की की जिसका नाम था बॉबी। लोग कहते थे कि वो विधानसभा में काम करती थी, पर सच तो ये है कि उसकी पहचान उसकी नौकरी से नहीं बल्कि उसकी बेइंतहा खूबसूरती से थी। क्या पक्ष क्या विपक्ष, बड़े बड़े नेता तो बस उसकी एक झलक पाने के लिए उसके पीछे घूमते रहते थे। वो जहां से भी निकलती बड़े बड़े नेताओं की आंखें बस वहीं ठहर जाती। उसकी एक निगाह पाने के लिए हर कोई तरसता था कि वो एक बार तो मेरी तरफ देख ले, और उसकी एक मुस्कान पर नेता खुश हो जाते थे, ऐसे कि जिंदगी की हर खुशी मिल गई। वैसे उस लड़की का बॉबी जो नाम था वो असली नाम नहीं था, वो तो श्वेत निशा त्रिवेदी थी, जो विधानसभा के लिए काम करने वाली एक प्राइवेट बोर्ड एक्सचेंज की ऑपरेटर थी। जानने वाले उसे बेबी कहते थे, लेकिन पसंद करने वाले बॉबी। और ये नाम उसे राज कपूर की सुपरहिट फिल्म से मिला था। कहते हैं उसकी सुंदरता के मुरीद कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो उसे पाटलिपुत्र की नगरवधु कहते थे, यानी कि पटना की नगरवधु। पता है ना नगरवधु किसे कहते हैं? खैर, ये आप कमेंट में लिखिए, हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। बॉबी असल में विधान परिषद की पूर्व स्पीकर राजेश्वरी सरोज दास की गोद ली हुई बेटी थी। इसी वजह से उसके कनेक्शन सत्ता के गलियारों में बहुत गहरे थे। मंत्री और विधायक उसके घर बस राजेश्वरी जी से मिलने के बहाने आते थे, जबकि उनका असली मकसद तो बॉबी की एक झलक पाना होता था। आप समझ सकते हैं कि उस जमाने में बिहार के विधानसभा और वहाँ की राजनीति में उस एक लड़की की क्या हैसियत थी, उसकी खूबसूरती का क्या चर्चा था कि लोग इतने दीवाने हुआ करते थे कि उसकी एक झलक पाने के लिए उसके घर तक पहुँचते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि 8 मई 1983 की वो डरावनी रात नहीं आई। फिर एक फोन कॉल, 2 डॉक्टर और एक अनसुलझी पहेली। तो आगे क्या हुआ वो सुनिए। रात हो चुकी थी, तभी अचानक खबर फैली कि बॉबी की तबीयत बिगड़ गई है। उसे देखने के लिए एक नेता का बेटा रघुवर झा, कांग्रेस के एक बड़े नेता का बेटा था, एक डॉक्टर को लेकर बॉबी के घर पहुंचा। लेकिन एक अजीब बात हुई जिसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। रघुवर झा घर के अंदर नहीं गया, बल्कि अपनी गाड़ी अहाते में लगाकर बाहर ही बैठा रहा। डॉक्टर कमरे में गए जहां बॉबी लेटी हुई थी। उन्होंने नौकर निर्भय से पानी मंगवाया। ग्लास में पानी आया जिसमें उन्होंने एक दवाई घोली और बॉबी को पिला दिया। फिर डॉक्टर ने जाते जाते कहा, सुबह तक ठीक हो जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन जब सुबह हुई तो पूरा पटना एक अजीब सन्नाटे में था। चौराहों पर बातें एकदम शांत हो गई थी और दुकानों पर फुसफुसाहटें शुरू हो गई थी। विधानसभा वाली उस लड़की की मौत हो चुकी थी, यानी कि बॉबी की। ये कोई आम मौत नहीं थी, बल्कि सोची समझी साजिश थी। ये बात तब और भी पक्की हो गई जब पुलिस ने एक ही लाश के लिए 2-2 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए। ये तो साफ साफ गुनाह को छुपाने की कोशिश थी। एक लाश के 2 डेथ सर्टिफिकेट, और उसमें भी अलग अलग टाइम। एक सर्टिफिकेट विधानसभा के डॉक्टर के झा ने बनाया, जिसमें मौत की वजह इंटरनल ब्लीडिंग और समय सुबह 4 बजे का था। दूसरा इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर ने बनाया था, जिसके हिसाब से मौत हार्ट अटैक से सुबह 4:30 बजे हुई थी। दोनों के समय में आधे घंटे का फर्क था, यानी जब एक डॉक्टर के हिसाब से बॉबी मर चुकी थी, वहीं दूसरे डॉक्टर के हिसाब से वो जिंदा थी। इस झूठ से सब कुछ साफ साफ दिख रहा था, पर किसी को देखने की फुर्सत नहीं थी, क्योंकि लाश को मौत के 4 घंटे के अंदर ही जल्दीबाजी में दफना दिया गया। उस वक्त लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब दाल में जरूर कुछ काला है। लेकिन बाद में पता चला कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली थी।
और इसमें शामिल थे सत्ता के बड़े बड़े चेहरे, दर्जनों विधायक और कई मंत्री। एक लड़की के मौत के साये में उलझ चुके थे ये सभी नेता, और उन लोगों की पूरी कोशिश थी, पूरा जोर था कि बॉबी की मौत की बात कभी बाहर ही ना आए। पर तमाम कोशिशों के बाद भी ये राज ज्यादा दिन तक छिप नहीं पाया। वो ऐसे कि 9 मई 1983 को पटना के तत्कालीन एसएसपी किशोर कुणाल को इंडियन एक्सप्रेस के एक पत्रकार हेमेंद्र नारायण का फोन आया। आमतौर पर जब कोई पत्रकार किसी अधिकारी को कॉल करते हैं ना इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए, तो पहले तो दुआ सलाम होता है कि सर आप कैसे हैं। लेकिन उस दिन बिना किसी हेलो हाय के पत्रकार ने सीधा सवाल किया, सर पटना में कोई बड़ा मर्डर हुआ है क्या? पत्रकार का यह लहजा ही बता रहा था कि इस बार इंफॉर्मेशन निकालने के लिए नहीं, बस वेरीफाई करने के लिए कॉल था। मतलब कोई कांड तो हुआ है, इसकी पक्की खबर है उसके पास। खुद एसएसपी साहब भी चौंक गए। ये कौन कांड के बारे में पूछ रहा है वो, जो हमको भी नहीं पता है? और फिर वो जवाब देते हुए कहते हैं, वायरलेस के पास ही बैठे हैं, मेरे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं आई है। इस पर पत्रकार ने बताया, सर सचिवालय थाना क्षेत्र में एक लड़की की हत्या कर दी गई है और इसमें कई बड़े नेता का नाम आ रहा है। सचिवालय का मतलब बिहार का वो जगह पटना में, जैसे दिल्ली में पार्लियामेंट वाला एरिया है ना वो, और वहां मर्डर होने का दावा सुनकर एसएसपी एकदम हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को इस बात की खबर दी और जांच करने को कहा। अगले दिन यानी 10 मई को अधिकारियों ने एसएसपी कुणाल को बताया कि एक लड़की जिसका नाम बॉबी था और जो विधानसभा में काम करती थी ना, उसकी मौत हो गई है। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा मौत हो गई है, हत्या नहीं। बस इतना पता चला कि उसे आनन फानन में एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। इतना कुछ मालूम होने के बाद भी खबर दबी ही रही, क्योंकि इधर नेताओं का नाम रिवील होता और उधर राज्य की सरकार ढह जाती। इसलिए पूरी कोशिश यही रही कि मामला दबा ही रहे, और बड़े बड़े अधिकारी भी नेताओं के आगे कुछ नहीं कर पाए। लेकिन तब की पत्रकारिता आज जैसी नहीं थी ना। अगले ही दिन 11 मई को 2 अखबारों ने इस मौत की खबर को फ्रंट पेज पर छाप दिया, जिसमें से एक अखबार दैनिक आज नाम का था। बॉबी की मौत की खबर से पूरे पटना में हंगामा मच गया। खबर में साफ साफ हत्या की बात लिखी थी। चारों तरफ से दबाव पड़ने लगा। एसएसपी कुणाल को एक एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ी, लेकिन उसमें बॉबी की मौत को अननेचुरल डेथ बताया गया। जांच शुरू हुई तो एसएसपी कुणाल को समझ में आया कि अननेचुरल डेथ का जो मामला है, दावा है, वो गलत है और सच जानने के लिए पोस्टमार्टम बहुत जरूरी है। लेकिन लाश तो दफन हो चुकी थी, पर उन्होंने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। फैसला कि बॉबी की लाश को कब्र से बाहर निकाला जाएगा। पुलिस ने बॉबी की लाश को कब्र से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ खास पता नहीं चला, क्योंकि लाश मिट्टी में दबे होने के कारण डिकम्पोज होने लगी थी, गलने लगी थी। लेकिन एसएसपी कुणाल ने हार नहीं माना। उन्हें पता था कि इस केस में कुछ तो है जिसे छिपाया जा रहा है। उन्होंने बॉबी के शरीर को विसरा टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया। इसे भी आप एक तरह का पोस्टमार्टम ही समझ सकते हैं। बस विसरा जांच में क्या होता है, पूरे शरीर का नहीं बल्कि उनके बड़े अंगों की जांच होती है। मुख्तार वाला केस याद है ना, जब जहर देने की बात उठी थी तो उनके बॉडी सैंपल को भी विसरा टेस्ट के लिए भेजा गया था। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। 1 हफ्ते बाद विसरा टेस्ट की रिपोर्ट आई और नतीजे चौंकाने वाले थे। रिपोर्ट ने साफ साफ बता दिया कि बॉबी को मैलाथियन नाम का एक जहर दिया गया था, जो एक तरह का कीटनाशक होता है। अब यहीं से ये पूरा केस एक मौत नहीं बल्कि मर्डर का केस बन गया। विसरा रिपोर्ट के बाद पुलिस को ये यकीन हो गया कि बॉबी की मौत एक आम मौत नहीं बल्कि एक साजिश थी, एक हत्या थी। लेकिन किसने और क्यों, ये जानने के लिए पुलिस को चश्मे-दीदों की तलाश थी। पुलिस ने सबसे पहले उन 3 लड़कों को ढूंढना शुरू किया जो राजेश्वरी सरोज दास जी के घर के अहाते में रहते थे। पुलिस को लगा कि वही सबसे अहम गवाह हो सकते हैं, लेकिन पता चला कि वो तीनों अपने गांव गए थे, या फिर हो सकता है कि साजिश के तहत भेजे गए होंगे। तो पुलिस के हाथ अब एक बार फिर से खाली हो गए थे, मतलब केस फिर से मुश्किल हो गया था। तभी ठीक उसी वक्त एक और फोन बजा।
पुलिस को खबर मिली कि उन 3 लड़कों में से एक लड़का निर्भय कुमार वापस आ गया है। 15 दिन के इंतजार के बाद एक अहम कड़ी मिल गई। निर्भय को तुरंत पकड़ लिया गया और उससे पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ में निर्भय ने उस रात की पूरी कहानी बता दी और कहानी में एक और नया किरदार जुड़ गया, एक टेलीफोन ऑपरेटर त्रिशूलधारी सिंह। पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। अब 2 गवाह हाथ लग चुके थे। पुलिस ने दोनों गवाहों को जज सूर्यकांत मिश्र के सामने पेश किया। 25 मई 1983 को दोनों ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाया। त्रिशूलधारी सिंह ने बताया कि 7 मई की शाम राजेश्वरी सरोज दास ने उन्हें फोन कर कहा कि बॉबी की तबीयत खराब है। जब बाहर गए तो देखा कि डॉक्टर विनोद कुमार अपनी गाड़ी में खड़े थे। वो डॉक्टर और रघुवीर झा के साथ बॉबी के घर पहुंचे थे। त्रिशूलधारी के बयान के मुताबिक रघुवर झा गाड़ी में ही बैठा रहा, डॉक्टर विनोद और वो अंदर गए। डॉक्टर ने निर्भय से पानी मंगवाया जिसमें कुछ दवाई घोलकर उन्होंने बॉबी को पिला दी। डॉक्टर ने कहा सुबह तक ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। त्रिशूलधारी ने कोर्ट में यह भी बताया कि 11 मई को जब उन्होंने बॉबी की खबर अखबार में पढ़ी कि उसकी मौत हो गई और वो सरोज दास जी से मिलने के लिए गए, तो उन्होंने उन्हें धमकाया और कहा जमाना बहुत खराब है, तुम यहाँ मत आया जाया करो। शाम में रघुवर झा ने भी फोन करके उसे धमकी दी त्रिशूलधारी सिंह को कि अगर बात खुली तो या तो हम रहेंगे या तो तुम। वहीं निर्भय कुमार ने भी त्रिशूलधारी की बातों को सही साबित किया। उसने बताया कि घटना के करीब आधा महीने पहले रघुवर झा और बॉबी का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बॉबी ने खुद उससे कहा था कि उसकी रघुवर से बात बंद हो गई है। निर्भय ने यह भी बताया कि कई मंत्री और विधायक बॉबी के घर आते जाते रहते थे। दोनों गवाहों के बयान से एक ही बात साफ हो गई, शक की सुई अब रघुवर झा और उसके साथियों की तरफ थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, सत्ताधारी पार्टी के चेहरे सामने आ रहे थे। मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र पर दबाव बढ़ने लगा। जब पुलिस ने कोर्ट में गवाहों का बयान दर्ज करा दिया और मामला एकदम साफ हो गया, बारी आ गई कि अब आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, तभी अचानक बिहार सरकार ने बॉबी मर्डर केस की जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दी। ये एक हैरान कर देने वाला फैसला था, क्योंकि इससे पहले जब नेता प्रतिपक्ष कर्पूरी ठाकुर और खुद एसएसपी जो किशोर कुणाल थे, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी, तो उसे अनदेखा कर दिया गया था। लेकिन जब पुलिस ने सबूत जुटा लिए थे, मामला साफ हो गया था, सिर्फ और सिर्फ आरोपियों को गिरफ्तार करना था, आरोपी यानी कि बड़े बड़े नेता, तब इसे सीपीआई के हवाले कर दिया गया केस। तो इसके बारे में कहते हैं कि जब कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज हो गए और पुलिस एकदम तैयार थी कि अब एक्शन लेंगे, आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे, यानी बड़े बड़े नेता लोगों को, तो ठीक उसके बाद ही क्या हुआ, 2 मंत्री और 40 विधायक मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के दफ्तर में पहुंच गए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री को धमकी दी कि अगर मामला सीबीआई को नहीं सौंपा गया तो उनकी सरकार ही गिरा देंगे, यानी पलटी मार लेंगे सारे विधायक एक साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पुलिस गड़बड़ करती है तो जाती है जांच सीबीआई के पास, यहाँ सीबीआई के पास ये लोग खुद क्यों जाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ तो और सख्ती से जांच होती है। तो ये जो भी मंत्री थे और विधायक थे ना, इनको पूरा भरोसा था कि सीबीआई में उनका अपना आदमी है जो इनके दामन पर दाग नहीं लगने देगा, और ऐसा ही हुआ भी। जब सीबीआई की रिपोर्ट आई तो हर कोई दंग रह गया। जिस केस को बिहार पुलिस ने मर्डर केस साबित किया था, उसे सीबीआई ने आत्महत्या बता दिया। सीबीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि बॉबी अपने बॉयफ्रेंड से धोखा मिलने के कारण परेशान थी और उसने डिप्रेशन की दवा ज्यादा खा ली थी। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक बॉबी ने एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसे सरोज दास के कहने पर निर्भय ने जला दिया था। सीबीआई ने तो पुलिस पर यह भी आरोप लगा दिया कि उन्होंने डरा धमकाकर मार पीट कर निर्भय और जो त्रिशूलधारी सिंह है उनसे रघुवर झा का नाम जबरदस्ती निकलवाया है ताकि उनको फंसाया जा सके। और सबसे हैरानी वाली बात कि सीबीआई ने रघुवर झा को इस हत्या से बरी ही कर दिया। आपको पता है, जिस बॉबी पर बॉयफ्रेंड के होने का आरोप था, जिस बॉबी की खूबसूरती के इतने चर्चे थे, उसकी 2 शादी भी हुई थी। एक पहले पति के साथ तो उनका रिश्ता खत्म हो गया था और दूसरे पति से कहते हैं कि 2 बच्चे भी थे, लेकिन वो कौन थे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी है तो उसके खूबसूरती और उसके मौत के बारे में, मौत क्या उस हत्या के बारे में जिसे बाद में आत्महत्या में बदल दिया गया और जिस पर शक था उसे आज़ाद भी कर दिया गया रघुवर झा को सीबीआई के द्वारा। इस तरह से एक साफ साफ दिख रहा है केस पर मिट्टी डाल दी गई।
सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बॉबी की मौत को एक आत्महत्या बताकर फाइल बंद कर दी, जैसा कि मैंने अभी बताया। यानी कि अब 42 साल हो गए हैं, लेकिन बिहार में ये चर्चा आम है कि ये कोई आत्महत्या नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या थी, जिसमें सत्ता के गलियारे में बैठे कई बड़े नेता शामिल थे। इस तरह इंसाफ की आंखों पर काली पट्टी बांध दी गई और न्याय के तराजू पर बट्टा लगा दिया गया। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोग कहेंगे कि उस वक्त ही हुआ, अभी अब लगभग 1 दशक होने को है और बालिका गृह कांड भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है जिसमें बड़े बड़े नेता के नाम शामिल थे और केस कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं। और ऐसे बहुत सारे केस हैं बिहार में। अगर आप वो कहानी भी सुनना चाहते हैं तो #बिहार क्राइम कनेक्ट लिख के आप उस टॉपिक का नाम जरूर लिखिए कमेंट में। आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानी के साथ यूं ही हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।